इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मैंने बताया था ना, क्या था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बताना। अगर ऑब्जेक्ट अपना मोशन का डायरेक्शन चेंज करता है तो उसके अपोजिट उस मोशन पे फोर्स लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, सुनो मेरी बात। इनर्शिया का मतलब होता है, अच्छा इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया का मतलब ये होता है कि मैं जैसा था मुझे वैसा रहने दो, राइट। मैं एक हाँ। डायरेक्शन में जा रहा था, तुमने मेरा डायरेक्शन चेंज क्यों कर दिया? ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या था, मैं जा रहा था ना, स्ट्रेट जा रहा था, अचानक से मेरा किसी ने डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो मैं क्या होऊंगा? मेरी बॉडी जो है ना, बॉडी वो उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि मैं जा रहा था पहले वहीं पे ना। जैसे मेरी कार ऐसे जा रही है, मैंने टर्न ले लिया, तो मेरा जो है ना, ऐसा बाहर की तरफ फेंकाता हुआ दिखाता है ना गाड़ी की तरफ। क्यों? हाँ। क्योंकि मेरी जो बॉडी की डायरेक्शन थी, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया का मतलब मेरी बॉडी जाना चाहती थी उसी डायरेक्शन में। आपने गाड़ी चेंज कर लिया तो मेरी बॉडी मुझे बताई कि देखो मैं फील कर रहा हूँ उस तरफ जाते वक्त, समझा? हाँ। आप समझा? तो तीन टाइप की इनर्शिया मैंने बताई थी, फिर से थोड़ा सा बताता हूँ। हाँ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रुका हूँ मुझे रुका रहने दो, ठीक है। दूसरा, इनर्शिया ऑफ मोशन, कोई चीज़ मोशन। चल रही है स्पेस में, चली जा रही है इनफाइनाइट टाइम तक, जब तक कोई उसे टच ना करे, जब तक कोई उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करे। मैंने बताया था एक वर्ड होता है, देखो एक्सटर्नल फोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स नाम की चीज़ होती है, ठीक है ना। मैंने बोला इस बॉडी पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, बॉडी क्यों नहीं मूव करेगी? नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। जिस दिन इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स आएगा उस दिन ये बॉडी मूव करेगी, समझा ना? इसलिए हम लोग क्या बॉडी यूज करते हैं? नेट रिजल्टेंट एक्सटर्नल या फोर्स। फिर नेट एक्सटर्नल फोर्स। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मैंने बता दिया था, ठीक है ना। अब देखो इसके एग्जांपल, एक्चुअली थोड़ा सा मैं ज़्यादा उस समय पढ़ाया नहीं था, तो आई गेस ये इनर्शिया वाला, इनर्शिया मोशन याद है ना, मैंने बताया था गाड़ी, बस देखो बस चल रही थी, ठीक है ना। तो हम लोग भी एकदम अच्छे से आराम से बस, ट्रेन ट्रेन चलती है तो हम लोग कैसे फील करते हैं? जब ट्रेन ब्रेक ब्रेक मारते थे कैसे फील होता है? आगे की तरफ आगे क्यों के जाते हैं? क्योंकि धक्का मेरी, लगता है। हाँ, क्योंकि जो मेरा पैर था, थाई था, वो तो ट्रेन के साथ चिपका हुआ था। तो ट्रेन हाँ। स्लो हो रही तो मेरा पैर स्लो हो जा रहा है, लेकिन जो मेरा ये चेस्ट, मेरा हेड वाला रीजन, वो तो मोशन में था ना। तो वो तो आगे की तरफ जा रहा है जब ब्रेक मारता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या था एग्जाम्पल? मैं रुका हुआ हूँ, ट्रेन ऐसे हुई तो झटका लगता है ना पीछे की तरफ। क्यों? मैं रुका हुआ हाँ। था, तो मेरा ये पैर चला गया आगे, लेकिन मेरी बॉडी तो रुकी हुई थी ना, तो वो रुकी हुई रहती, इसलिए मुझे झटका फील होता है। गॉट इट? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? कार में जाते वक्त जब कार टर्न लेती है तो हम लोग बाहर की तरफ फेंका जाते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यही था, समझ में आया? हाँ। चलिए, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये था। अभी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का और भी देखेंगे, मतलब चलो पहले एग्जाम्पल नंबर वन पढ़ना, क्या लिखा, रीड एग्जाम्पल नंबर वन। Explain why a bullet fired against a glass window pane makes a hole in it, but the glass pane is not cracked. हाँ, जब मैं गोली मारता हूँ ग्लास पे, तो वो ग्लास को छेद करके निकल जाता है, ग्लास को पूरा तोड़ क्यों नहीं देता है? रीड द रीजन। Initially, the entire glass is in the state of rest. हम्म। When a bullet strikes the glass pane, the part of the glass pane which comes in contact with the bullet immediately shares the large velocity हम्म। of the bullet and flies away, हम्म। making a hole. The remaining हम्म। part of the glass remains at rest and is not cracked. हाँ, ये क्या बोल रहा है देखो। अच्छा, यूट्यूब पे एक्सपेरिमेंट देखोगे ना, बहुत सारे आई थिंक जो शॉर्ट्स में भी आता है, ऐसे रखा हुआ था, ये रखा हुआ था, अगर मैं स्लोली स्लोली खींचूंगा तो बॉटल गिर जाता है, राइट? देखा है? हाँ। लेकिन अचानक से हाँ। खींचूंगा तो क्या होगा? नहीं गिरता है। क्यों? देखो क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या है? बहुत शॉर्ट इंटरवल में अगर मैं कोई काम कर दूँ ना, तो मुझे इनर्शिया का इफेक्ट दिखाई देता है, और अगर किसी चीज़ को मैं धीरे धीरे करूँ ना, तो इनर्शिया का इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। यही रीज़न है, बॉटल को उस पर रख के मैं फटाक से खींच लूँ, तो क्या होगा? मुझे इस बॉटल का इनर्शिया का इफेक्ट दिखाई देगा, मतलब ये वहीं पे थी, तो खींचने के बाद भी यहीं पे रहेगा, क्योंकि ये रेस्ट में रहना चाहती थी, राइट। लेकिन अगर मैं हाँ। स्लोली स्लोली खींचूँ तो ये अपना इनर्शिया का इफेक्ट शो नहीं करता। तो ग्लास के केस में भी यही हुआ। क्या हुआ ग्लास के केस में? अब तुम लोग ना बुलेट के साइज का लेके हथौड़ा लेके मारना हल्का सा, पूरा शैटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने ज़्यादा समय लिया, ज़्यादा समय में तुमने काम किया, तो इनर्शिया का इफेक्ट तुम लोग को दिखाई नहीं दिया।
लेकिन कम समय में अगर तुम लोग ने वही काम कर दिया तो इनर्शिया का इफेक्ट दिखाई देता है। समझ में आया? हाँ। बहुत ही तुम्हारा लेक्चर इतना बन जाएगा। हाँ सर अंदर बैठे हैं। हाँ चलो नाउ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल नंबर 2 क्या लिखा हुआ? रीड। A moving bicycle comes to rest after some time if we stop pedaling it. But Newton's first law of motion says that a moving body should continue to move forever. एक मिनट ठीक है सर, एक मिनट। ठीक है ठीक है ले लो टाइम। Moving bicycle comes to rest after some time if we stop pedaling it, but Newton's first law of motion says that a moving body should continue to move forever unless some external force acts on it. Is it failure of Newton's law? Explain. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाँ, कोई बॉडी जैसे साइकिल चल रही थी तो मैंने पैडल मारना बंद कर दिया तो साइकिल तो चलनी चाहिए ना जिस रफ्तार से चल रही थी। हाँ, रुक क्यों गया कुछ समय बाद? तो क्या आंसर होगा? टेल मी। मैंने बताया था ना। अरे क्या था आंसर? हाँ। क्यों रुक वो गया? वो एयर रेजिस्टेंस के कारण। यस क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना एयर रेजिस्टेंस। तो हाँ, यही लिखा हुआ है। तो न्यूटन का लॉ फेल नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है एयर रेजिस्टेंस। राइट रीड वही लिखा हुआ है। if we stop paddling a bicycle which is moving at uniform speed, the bicycle does not go on moving forever. It comes to rest after some time. इसी से The तो पूरा moving bicycle has been compelled to change its state of motion by the external force of air resistance and friction. If there were no air resistance and no friction to oppose the motion of the bicycle, then according to the first law of motion, a moving bicycle will go on forever, moving forever. It would not stop by itself. Therefore, Newton's law of motion is applicable here. समझ में आया? वही लॉजिक देखो। मैं बाईसाइकिल कांस्टेंट स्पीड से क्यों चला पा रहा था? क्योंकि मेरा पैडल जितना आगे की तरफ फोर्स लगा रहा था उतना पीछे फ्रिक्शन ही लग रहा था ना। फ्रिक्शन फोर्स एयर रेजिस्टेंस राइट। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था एफ। इसलिए मैं कांस्टेंट मूव कर रहा था। अब जैसे मैंने पैडलिंग मारना बंद किया तो आगे वाला फोर्स जीरो हो गया ना। अब सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है मेरी तरफ? पीछे की तरफ। बताओ मेरा मोशन आगे की तरफ है और फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है तो मेरा स्पीड विल गो डाउन। डिग्री। तो यहाँ पे न्यूटन वाला थोड़ी ना फेल हुआ क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है ना। देखो एयर हाँ, रेजिस्टेंस जब चल रहा था तब भी लग रहा था और जब पैडल मारना बंद कर तभी भी लग रहा है। राइट समझ में आया? हाँ, लेट्स मूव आगे। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ फेल नहीं हुआ है क्योंकि ये लोग ने क्या बोला जब पैडल मारना बंद किया तब बताओ न्यूटन का लॉ क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि जब आपने पैडल मारना बंद कर दिया तो एयर रेजिस्टेंस तो अभी भी लग रहा है ना एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो न्यूटन का लॉ क्यों फेल हो जाएगा? क्योंकि न्यूटन का लॉ क्या बोलता है? एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगेगा तब तक मोशन जीवन भर चलता जाएगा। यहाँ तो एक्सटर्नल फोर्स आ गया। चलो एग्जाम्पल 3 पढ़ना। Why is it advised to tie our luggage kept on the roof of a bus with a rope? वही लॉजिक है। क्या लॉजिक है? बोलते ना जब अच्छा बाद में कार में सीट बेल्ट क्यों बनवाते पता है? क्योंकि मैं ना जितना ज़्यादा मेरा कांटेक्ट कार के साथ होगा ना उतना ज़्यादा मैं कार की तरह बिहेव करूँ। कार अगर रेस्ट पे तो मैं भी रेस्ट पे हो जाऊँगा। इसलिए यही रीज़न है सीट बेल्ट क्यों बनवाते पता है? सीट बेल्ट बांधने से क्या होता है मेरा बॉडी का मैक्सिमम पार्ट कार पे चिपक जाता है। तो कार अगर अचानक से रुकेगी तो मेरी बॉडी भी अचानक से रुक जाएगी। राइट। लेकिन अगर सीट बेल्ट नहीं बांधूंगा तो क्या होगा? सीट बेल्ट नहीं बांधूंगा तो मेरा पीछे वाला पार्ट क्या है? कांटेक्ट में नहीं है। कार का एक्सीडेंट हुआ तो ये मेरा थाई वाला पार्ट तो रुक जाएगा अचानक से, जैसे कार रुक जाएगा क्योंकि ये कांटेक्ट में है कार के। ये वाला पार्ट मेरा कांटेक्ट में नहीं है। तो जैसे ही ब्रेक मारूंगा तो क्या होगा? ये मेरा थाई वाला पार्ट तो रेस्ट पे हो जाएगा। ये वाला पार्ट रेस्ट पे नहीं है तो क्या होता है? ये आगे जाके कोलाइड हो जाता है। इसलिए एक्सीडेंट हो गया, इसलिए डेथ होती है लोगों की। राइट। तो इसमें वही लॉजिक क्या बोला है? क्यों टाइट बांधोगे? जितना ज़्यादा टाइट बांधोगे वो उस बॉडी के साथ उतना चिपक जाएगा और बॉडी की तरह बिहेव कर। ये अचानक से रुकेगा तो ये भी अचानक से रुक जाएगा। ये रीज़न है ना। रीड हाँ, वही लिखा हुआ है। रीड।
पढ़ना because चाहिए। it may slide and fall due to following reason. First, initially if the bus is in the state of rest, the luggage is also in the same state of rest. When the bus starts suddenly, the luggage tends to remain in the state of rest due to inertia of rest. As a result, the luggage can be thrown in the backward direction and अगर it may fall. अगर रोप से नहीं बांधा तो हल बस रखा हुआ हाँ, तो पीछे की तरफ गिर जाएगा, जब आगे जाएगी तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट रुका हुआ था, गाड़ी चल गई, ये पीछे की तरफ गिर जाएगा, ये तो बोलेगा मैं तो वहीं रहना चाहता हूँ। सेकेंड। if the bus is in the state of motion, the luggage is also in the same state of motion due to inertia of motion. So when the brakes are applied, it may fall in the forward direction. हाँ, क्योंकि जब चल रहा था तो वो बक्सा क्या बोलता, मैं भी चल रहा हूँ, मैंने ब्रेक मारा तो बक्सा क्या बोल रहा, मैं तुम्हें चलना चाहता हूँ, मैं तो आगे की तरफ जाऊंगा, तो आगे की तरफ गिर जाएगा जब ब्रेक मारूंगा तो, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। सेकेंड वन। अब रोप से बांध दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो कार का पार्ट बन गया है, अब जैसा कार बिहेव करेगा वो एग्जैक्ट वैसा बिहेव करेगा, राइट। तीसरा। If if the bus takes a sharp turn on a road, the luggage will resist any change of its state of direction due to inertia. As the result, the luggage can be thrown sidewise and may fall. Therefore, it is advised to tie the luggage kept on the roof of the bus to prevent it from falling. अब मेरी बात सुनो, देखो ये गाड़ी आगे की तरफ जा रही थी, मैंने टर्न लिया, तो पता है लगेज क्या बोलेगा, लगेज पता है किस तरफ जाएगा, लगेज इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो लगेज आगे फेंका जाएगा। देखा है कभी, हाँ, अगर रोप से नहीं बांधा है तो गाड़ी आगे जा रही है, गाड़ी जब टर्न ले लेगी ना तो पता है लगेज आगे जाकर फेंका जाता है, क्यों, डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये बोलता है मैं अगर इस तरफ जा रहा हूँ तो मैं इस तरफ ही जाऊँगा, तुम लोग स्पीड भले ही मत चेंज करो, तुम लोग बस एक टर्न लेके दिखा दो, तो ये क्या बोलेगा, मैं गाड़ी से निकल के बाहर गिर जाऊंगा इन द स्ट्रेट डायरेक्शन। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, याद रहे। ये तीनों रीजन से बचना है तो क्या करूंगा, रोप से बांध दो तो वो गाड़ी का पार्ट बन जाएगा, गाड़ी से एकदम स्टिक होके बैठेगा। समझ में आ रहा? हाँ, चले, चलो ट्राई योर सेल्फ में फर्स्ट क्वेश्चन करना। तो तीन टाइप की इनर्शिया होती है और तीनों का अपना अपना एग्जिस्टेंस है, और तीनों को हम लोग कहाँ से समझ सकते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे हुए, चलते वक्त, रुकते वक्त और गाड़ी की टर्न लेते हुए, ठीक है ना। चलो पहला हाँ. क्वेश्चन करना आ रहा है, क्या लिखा हुआ है। Which of the following bodies have more inertia? First, a metal ball and a rubber ball of the same size. बताओ। मेटल बॉल का ज्यादा होगा. क्योंकि मास ज़्यादा है, मैंने बताया था मास ज्यादा है. ना, मास हाँ, ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा। इनर्शिया ज्यादा. सही। नेक्स्ट। बस का ज्यादा होगा. सही बात है ना, बस का मास मास ज़्यादा ही होता है, मास ज़्यादा तो हाँ, इनर्शिया ज़्यादा। इसलिए देखो ना, कार को हिलाना आसान है, बस को हिलाना मुश्किल, उसका इनर्शिया ज़्यादा है, वो इनर्शिया अपोज करता है मोशन को, ठीक है ना। चलो सेकेंड। an astronaut accidentally gets separated out of his small spaceship, accelerating in interstellar space at a constant rate of 50 meter per second देखो square. इंटरस्टेलर स्पेस What का is मतलब क्या होता है आर्या, स्पेस, जो स्पेस है ना अर्थ के बाहर भी, उसको बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पेस, जहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं है, ठीक है ना। तो हाँ, इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब है स्पेस जहाँ पे ग्रेविटी एब्सेंट है। चलो आगे। what is the acceleration of the astronaut the instant after he is outside the spaceship? चलो बताना बताना। Assume that एज्यूम दैट देयर इज नो नियर बाय स्टार no. टू अर्थ। क्वेश्चन समझा। नहीं. देखो क्या है ना, देखो वापिस से पढ़ते हैं। एन एक्स्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली गेट सेपरेटेड आउट ऑफ ए स्मॉल स्पेसशिप। एक स्पेसशिप थी, ठीक है ना, ये स्पेसशिप थी, उसमें से एक एस्ट्रोनॉट इसमें से एक एस्ट्रोनॉट बेचारा गलती से बाहर आ गया, ठीक है ना। एन एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली गेट सेपरेटेड आउट ऑफ ए स्मॉल स्पेसशिप एक्सलरेटिंग इन इंटरस्टेलर स्पेस एट ए रेट ऑफ इतना। तो इंटरस्टेलर स्पेस में ये स्पेसशिप कितने जा रही थी, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब बोल रहे हैं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट द इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप। तो बाहर जाने के बाद उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? आफ्टर द इंस्टेंट ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप, एक्सेलरेशन हो जाएगा आर्या जीरो। क्यों पता? मेरी बात सुनो, एक्सेलरेशन इसका जीरो क्यों हो जाएगा आर्या? बिकॉज एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस कर रहा था? स्पेसशिप ना। हाँ। क्या मैं स्पेसशिप के कांटेक्ट में हुआ? नहीं। तो मेरे पे कोई एक्सेलरेशन लगाने वाला ही नहीं है। देखो एक्सेलरेशन का मतलब फोर्स बताया ना, एक्सेलरेशन से नहीं समझ में समझो, एक्सेलरेशन इज मतलब फोर्स। तो बताओ जब मैं स्पेसशिप में था तो मेरे पे एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा था, लग रहा था, लग रहा था, लग रहा था। जैसे मैं स्पेसशिप से बाहर हुआ तो क्या हुआ? मेरे पे कोई फोर्स, अच्छा मेरे लिए कोई फोर्स लगाने वाला है मेरे पे? नहीं है ना। तो मेरा नहीं। एक्सेलरेशन जीरो हो गया। और जितनी वेलोसिटी मेरी उस समय थी स्पेसशिप के साथ, उतनी वेलोसिटी मेरे पास अब रही है। समझ में आया? हाँ। क्या करना? इन द सेम वे टेल मी, एक ट्रेन एक्सेलरेट हो रही थी और कोई ट्रेन से जंप मार दिया तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन के कांटेक्ट में नहीं है, राइट। लेकिन उसके पास स्पीड हाँ। जरूर होगा, उसके पास स्पीड होगा लेकिन एक्सेलरेशन जीरो होगा। समझ में नहीं आया? होगा। ये चीज़ को याद रखना, क्योंकि एक्सेलरेशन एक फोर्स प्रोड्यूस करता है। मेरे पे अब जब कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, मैं ट्रेन से बाहर आ गया तो मेरे पे मेरा एक्सेलरेशन भी नहीं होने वाला है। समझ में आया? ये चीज़ ना याद रखना। तो एक्सेलरेशन और स्पीड में कंफ्यूज। अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है, एक स्पेसशिप 50 मीटर पर सेकेंड से आराम से इंटरस्टेलर में जा रही थी, मैंने जंप मार दिया तो मेरी स्पीड कितनी होगी? अब मैं स्पेसशिप में था और मेरी स्पेसशिप की स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड थी आ रही, मैं जंप मार दिया बाहर, तो बताना मेरी स्पीड अब कितनी होगी? 50 मीटर पर सेकंड 50 स्क्वायर। ही होगी ना सर, 50 50। सही बात है ना। लेकिन एक्सेलरेशन बोले तो जीरो। क्यों? एक्सेलरेशन तो फोर्स है। अब मेरे पे जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो मेरी वेलोसिटी में कोई चेंज भी नहीं आएगा, तो मेरी वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट और एक्सेलरेशन विल बी जीरो। समझ में आया? हाँ। चलो। Why does an athlete run some distance before taking a long jump? हाँ, देखो इसका रीज़न मैं बताता हूँ। देखो वो पीछे क्यों जाता है? क्या होता है ना, जब वो पीछे से भाग भाग के आएगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, तब तक उसके पास क्या गेन हो गया होगा? क्या उसने भगा दिया होगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखो जैसे मैं ना स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ जीरो पॉइंट से, तो मुझे सबसे पहले इनर्शिया ऑफ स्पीड, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को ओवरकम करना पड़ेगा ना, तब जाके मेरी हाँ। स्पीड इंक्रीज होगी। वो क्या करता है, पहले से पीछे से भाग के आता है, तो उसने क्या जीरो कर दिया है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। भाग भाग के भाग भाग के भाग भाग के आ रहा है, अब उसके पास क्या आ गया है? एक तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट जीरो हो गया है, उसके पास क्या आ गया? मोशन आ गया। अब वो कुछ मोशन से चालू करेगा तो क्या उसके जीतने की चांसेस ज़्यादा है ना? हाँ। समझ में आया? तो बोल रहा है एक बड़ा जंप लेने के पहले वो पीछे से भाग के क्यों आता है? क्योंकि उसके पास क्या आ चुका है? एक मोशन आ चुका है, जिसके कारण इनर्शिया ऑफ रेस्ट अब उसके पास नहीं है। समझ में आया? हाँ। चलो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? Why does the horse rider falls forward when a horse at full gallop stops suddenly हाँ क्यों? due to inertia of motion? गुड, ड्यू टू इनर्शिया मोशन। सही है। नेक्स्ट। Give reason for the statement that the rotating wheel of any vehicle throughout mud, if any tangentially, ये क्या inertia बोलेगा? हाँ of direction. देखो क्या बोलेगा, जब कीचड़ में गाड़ी चलती है, राइट, कीचड़ में गाड़ी चलती है तो जो कीचड़ होता है वो टेंजेंशियली फेंकाता है ना, देखा है? हाँ। एकदम पीछे की तरफ फेंकाता है ना कीचड़। क्यों फेंकाता है पीछे की तरफ? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। Direction. डायरेक्शन के कारण फेंका रहा है ना, एक ही डायरेक्शन में फेंका रहा है ना। समझ हाँ. में? इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलो सही है। नेक्स्ट। Can a body remain at rest position when external forces are acting on it? यस और नो? No. आंसर यस है, कैन भी ना। क्या लिखा है ध्यान से? कैन ए बॉडी रिमेन एट रेस्ट पोजीशन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स। नेट बोला है क्या? नेट नहीं बोला है ना। नहीं.
इसका मतलब हो सकता है वो ऐसे एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा है जो दो जो इक्वल एंड बैलेंस हो। अपोजिट इन डायरेक्शन में हो। इट कैन बी, कैन का मतलब क्या होता है, यस, इट कैन मतलब क्या पॉसिबल है, हाँ कभी कभी पॉसिबल है, कब, जब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे, समझ में आया। हाँ जैसे हम लोग कितने अच्छे एग्जाम्पल, हम लोग चेयर पे बैठे हुए, राइट, बता ना, हम लोग पे दो हाँ। फोर्स लग रहे, कौन कौन से लग रहे, एक तो मेरा ग्रेविटी मेरे नीचे की तरफ ग्रेविटी। फोर्स लगा रहा है, और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है मेरे ऊपर की तरफ। देखो हम लोग पे फोर्स लग रहा है, फिर भी हम लोग रेस्ट पे हैं, क्योंकि फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया, ये वर्ड याद हाँ रखना। चलो आगे में, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। हाँ चलो, तो ना वो इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो सके ना, देखो नीट में क्वेश्चन ऐसे आता नहीं है क्योंकि वो बेसिक्स है ना, कि ये किसके कारण रोक दिया, ये सब आखिरी नवी की कहानी है, तो लोग एग्जाम में पूछते भी नहीं है। मैं तो बस बता दिया कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या क्या होता है, ठीक है। चलो मोमेंटम पढ़े, देखो मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स टॉक मोमेंटम पे, एक क्वेश्चन दे विल आस्क यू, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वेक्टर वाला फॉर्मेट। पढ़ना क्या है मोमेंटम, Momentum. It is defined as the quantity of motion contained in a body. It is measured as the product of mass of the body and its velocity and has the same direction as that of velocity. It is a vector quantity. It is represented by P. सबसे पहले मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। देखो अब मोमेंटम को समझने का तरीका क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोमेंटम क्या बताता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। सर क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या होता है, देखो मेरी बात सुनो, अच्छा एक बात बताना, एक ट्रक है और एक कार है, दोनों की स्पीड सेम है, राइट, एक ट्रक है और एक कार है, दोनों की स्पीड सेम है, जब वो हाँ। दोनों टकराएंगे किसी से, ज्यादा डैमेज कौन करेगा, ट्रक। क्योंकि उसके पास, दोनों के पास सेम मोशन है ना। तो हाँ। इस चीज को मेजर कैसे करूँ, ज्यादा डैमेज कौन पहुंचाएगा, एक टर्म आया उसके लिए, क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब क्या है, मोमेंटम, कितना उसके पास ताकत है मोशन रखने की अपने पास। तो क्या दिक्कत था उसमें, जो ट्रक था उसका मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ज़्यादा था, इसलिए उसने ज़्यादा डैमेज किया, लेकिन कार के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कम था, इसलिए उसने कम डैमेज किया। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। अच्छा अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूँ, एक ट्रक और कार में से ज़्यादा हानिकारक कौन होगा, ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा, तो बच्चे तुरंत क्या बोलते हैं, ट्रक। आंसर गलत है। बताओ, एक ट्रक स्लो स्लो चल रहा है और एक कार बहुत तेज से चल रही है, कौन ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कार। इसीलिए हम लोग ने एक टर्म निकाल दिया जो हमको एग्जैक्ट बताया कि कौन ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। उसके लिए हम लोगों ने क्या टर्म इंट्रोड्यूस किया, मास इनटू वेलोसिटी। तो मैंने क्या बोला, इन दोनों का प्रोडक्ट जिसका ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बताना, जब कार ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही थी, भले उसका मास कम है लेकिन उसका वेलोसिटी मल्टीप्लाई होकर ये बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा ना, हाँ। स्पीड ज़्यादा तो डैमेज ज़्यादा। ट्रक थी, मास ज़्यादा लेकिन वेलोसिटी इतनी कम है, तो मल्टीप्लाई करने पे टाइम कम हो गया, इसलिए कम नुकसान। समझ में आ गया। तो क्वांटिटी ऑफ हाँ। मोशन का मतलब मोमेंटम है, फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। दूसरी बात, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने बोला ठीक है सर, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप बताइए वेलोसिटी का डायरेक्शन और मोमेंटम का डायरेक्शन में क्या रिलेशन है। तो सुनना मेरी बात, अगर एक कार है मेरे पास, उसका मास m, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो मोमेंटम को तो मैंने अभी भी पढ़ा ना, मास इनटू वेलोसिटी, राइट, लेकिन हाँ। डायरेक्शन क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो मोमेंटम का डायरेक्शन भी यही पे होगा, क्यों, क्योंकि क्या मैंने बताया, मोमेंटम का डायरेक्शन एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है। समझ में आ गया, हाँ। कुछ डाउट है। नहीं। अब यूनिट निकाल लो ना। देखो बताओ, मास का यूनिट क्या होता है, केजी, मास का हाँ। यूनिट केजी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। इजी है। हाँ। चलो आगे मैं, अब देखो वही हाँ। जो मैंने बताया था ना कि
अमाउंट ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है, वही केस वन केस टू समझा रहा है। एक ग्राम का ऑब्जेक्ट है, वो ज़्यादा हानिकारक होगा ये बताते हैं, ठीक है ना। अब नॉलेज क्लाउड, चले नॉलेज क्लाउड में वेरी इंपॉर्टेंट। देखो नॉलेज क्लाउड में क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आया, वो ग्राफिक, अब ग्राफ सिखाऊंगा। देखो एवरीवन नो मोमेंटम और वेलोसिटी में रिलेशन ये होता है। अच्छा अगर मैं पूछूं मोमेंटम और वेलोसिटी में ग्राफ क्या आएगा, तो तुम लोग सबसे पहले एक बात तुम लोग को मैंने एक चीज़ बताई, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। जब भी जिसके बीच में ग्राफ बना है उसको सबसे पहले एक्सिस पर ड्रॉ कर लो। कर लिया ड्रॉ? हाँ कर लिया ना। अब मुझे एक बात बताना, दूसरा स्टेप क्या होता है ग्राफ ड्रॉ करने का, पावर पता करो। दोनों का पावर कितना है, वन वन है ना, वन वन है। हाँ वन वन का मतलब पावर होता है स्ट्रेट लाइन, याद रहेगा। हम्म वन वन का मतलब स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में देखो, ठीक है ना। दूसरा मोमेंटम और मास में क्या रिलेशन है, वंस अगेन मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो किस किसके बीच में ड्रॉ करने बोल रहा है, इसके और इसमें, तो मतलब ये अपने आप कांस्टेंट बन गया ना। देखो जिसके जिसके बीच में ड्रॉ करने बोले ना, और जो अदर क्वांटिटी है वो अपने आप क्या बन जाती है वहाँ पे, कांस्टेंट। आवाज़ आ रही मेरी प्रॉपर? हाँ तो मास और मोमेंटम और मास में भी स्ट्रेट लाइन आएगा, समझ में आया? हम्म अब देखो मेरी बात को क्या बोल रहा है। अब कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दो बॉडी है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, एक की स्पीड v1 है, एक की स्पीड v2 है। अगर दोनों का मोमेंटम सेम है तो रिलेशन बताओ। तो लिख दो मोमेंटम इज इक्वल टू m1 v1, राइट। ये हो गया m2 v2, तो क्या रिलेशन बन जाएगा आ रहा, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। समझ में आया? हाँ ओके ये लिखा है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान। अब एक चीज़ बताना, ध्यान से देख के बताना कि मैंने बोला P इज इक्वल टू एम वी, राइट, बट ये तो कांस्टेंट है। और मैंने बोला मुझे तो मास और वेलोसिटी में ग्राफ बना के दो। तो मैंने बोला जब भी ग्राफ बनाना है तो दोनों क्वांटिटी अलग अलग होनी चाहिए। देखो यहाँ पे दोनों क्वांटिटी रख ना, मोमेंटम इधर वेलोसिटी इधर, मोमेंटम इधर मास इधर। ये लोग तो दोनों साथ में, और दोनों को मैंने ड्रॉ करने बोला तो क्या करेंगे, दोनों को अलग करेंगे। बताओ तो ये नीचे आ सकता है ना, आ सकता है। तो क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन मास, राइट। हाँ बता मोमेंटम तो अपने आप कांस्टेंट हो गया जब जिस किसके बारे में हाँ डिस्कशन ही कांस्टेंट। अब बताओ क्या दोनों का पावर वन वन है, हाँ लेकिन दोनों ऊपर नहीं है, साथ में नहीं है। तो याद रखना अगर किसी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी आज के बाद इन्वर्स में हो, क्या बोला, कोई भी क्वांटिटी आज के बाद इन्वर्स में हो, नो मैटर ये पावर कितना हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, हमेशा ये ड्रॉ करके आना, याद रहेगा। क्या बताया मैंने, दो क्वांटिटी जिसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ, दोनों आपस के इन्वर्स में हो, एक ऊपर हो एक नीचे हो, आंख बंद करके ये पैराबोला ड्रॉ करके आना। याद रहेगा मैंने क्या सिखाया, हाँ ये है बेसिक मैथ्स में आता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, बताओ y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स का ग्राफ क्या होगा, तो बोलना यही है। y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स का ग्राफ क्या है, सर यही है, यही, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा पीक आ जाता है, पीकनेस आता है, वो मैं बताऊंगा थर्मोडायनेमिक में जब पढ़ेंगे। अभी तो बस क्या है अपना y और x में अगर दोनों इन्वर्स में है, नो मैटर पावर क्या है, पैराबोला ड्रॉ करना। समझ में आया? हाँ कुछ लिखना है, चलो आगे मैं, नहीं डन है। चलो अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। क्या लिखा हुआ है, पढ़ते क्या लिखा हुआ है, सपोज, पढ़ना। Suppose you push a desk in your school with no child on it and a desk with some children sitting on it. It is clear that more force is required in second case than first one to bring them to the same speed in same time. Similarly, to stop them in same time when they are moving with same speed, more opposing force will be required in second case. Suppose you catch a cricket ball and a tennis ball when dropped from same height. We find that it is easier to catch a tennis ball than a cricket ball. This determines that mass is an important factor that determine the effect of force on its motion. अब हम लोग ये ऐसा बता के क्या बताने जा रहे हैं कि अभी हम लोग थोड़ा सा फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स क्या होता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, यू टेल मी,
अगर किसी का मास ज़्यादा है, उसको मोशन में लाने में ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इसका इनर्शिया ज़्यादा है। अभी तो बताया, हम्म मास ज़्यादा, इनर्शिया ज़्यादा, तो जिद्दी है वो, बड़ा मास ज़्यादा इनर्शिया, वो जिद्दी है, बोलता है मैं मूव नहीं करूँगा छोटे फोर्स से, ज़्यादा फोर्स देंगे। और अगर कोई चीज़ ज़्यादा स्पीड से मेरे तरफ आ रही है तो उसका इनर्शिया ऑफ मोशन ज़्यादा है, और मैं उसको छोटे से फोर्स से रोकने जाऊँगा, रुकेगा क्या? बोलेगा नहीं। क्यों? मेरे पास इनर्शिया ऑफ मोशन ज़्यादा है, मैं नहीं रुकूंगा। तो आएंगे, तो वही लॉजिक है, इनर्शिया इनर्शिया सब जगह चल रहा है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन, रुका हुआ तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। चलो, हम्म अब बात करेंगे फोर्स के बारे में। मैंने क्या बताया, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एनालॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फोर्स और एक्सेलरेशन को एक तरीके का मान के सॉल्व करना। चलो लेट्स टॉक अबाउट ये फोर्स क्या होता है। पढ़े फोर्स के बारे में, पढ़ना व्हाट इज फोर्स। When we look around us and observe state of rest or motion of bodies, we find that nothing moves on its own. When we push or pull a body, first it may change its state of rest or of uniform motion. Second, it may change its direction of motion. Third, it may change its shape. We say that ठीक है, वेट, लिसन टू मी। अब ये अच्छा अच्छा, सबसे पहले देखते हैं, जैसे मोमेंटम का मतलब मैंने क्या बताया, अमाउंट ऑफ मोशन। मोमेंटम hmm, क्या मेजर करता है? अमाउंट ऑफ मोशन। तो फोर्स क्या बताता है? देखो, फोर्स ऐसा फैक्टर है जो मुझे ये बताता है ना कि अगर किसी बॉडी में अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वहाँ पे फोर्स लग रहा है। ये चीज़ अगर याद है ना, तो फोर्स का एनालॉजिकल क्वेश्चन आसान हो जाता है। मैंने क्या बोला? अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब 100% ये है उस पर फोर्स लग रहा है। अब वेलोसिटी किस किस वे में चेंज हो सकती है? पहला, उसका magnitude, मैग्नीट्यूड direction. चेंज कर दो। पहले 5 से चल रही थी, अब 6 से चल रही है, या पहले 5 से चल रही थी या 4 से चल रही है, पहला। दूसरा, डायरेक्शन चेंज कर दो। पहले यहाँ जा रहा था, धक्का मार के यहाँ कर दिया, तो डायरेक्शन चेंज हुआ, तो भी तो वेलोसिटी चेंज हुई, तो भी तो फोर्स आएगा। समझ में आया? तो वो लोग इसको यहीं से हाँ, बताने की कोशिश। नाउ टेल मी, कोई बॉडी रुकी हुई थी, वो चलने लगी, तो वेलोसिटी में चेंज हुआ ना, हम्म तो फोर्स आया। दूसरा, कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, तुमने उसको धक्का देके इधर कर दिया, फिर तुमने वेलोसिटी चेंज किया, तो हम्म तुम फोर्स आया। अब सुनो, तीसरी बात, कोई बॉडी का शेप ऐसा था, क्या ये बॉडी अपने आप सिकुड़ जाएगी क्या? नहीं फोर्स लगाऊंगा तो एक्चुअली फोर्स के और भी इफेक्ट है, रोटेशनल इफेक्ट भी होता है फोर्स का। अभी लोगों ने 3 बोला तो 3 ही बता रहा हूँ, याद रहेगा फोर्स के इफेक्ट। या तो हाँ बॉडी को डिफॉर्म कर दे, या बॉडी की स्पीड चेंज कर दे, या बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर दे। याद रहेगा? हम्म अच्छा, थोड़ा सा फोर्स के बारे में और पढ़ते हैं, क्या क्या फोर्स क्या क्या है, रीड आगे। When we say that we exert a force on a body, if we push or pull it, हाँ, this push or pull may be gentle or hard, so force has a magnitude. हम्म, This push or pull may be in different directions, so force has a direction. It means force is a vector quantity. सबको पता है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? हाँ फोर्स को बताना भी, अच्छा एक बात बताना, चलो, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी की तुम लोग कुछ लॉजिकली सोच भी सकते हो ना। देखो, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी लॉजिकली। क्यों? मैंने बोला गाड़ी 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, तो एक गलत स्टेटमेंट है ना। आई शुड से डायरेक्शन ऑल्सो ना। एक गाड़ी हम्म 5 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, तो इसलिए वेलोसिटी वेक्टर है। फोर्स वेक्टर क्यों? लॉजिक है। मैंने बोला मेरे पास एक केक था, उस पर फोर्स लग गया, तो केक खराब हो गया। मैं पूछूंगा ना कि केक कहाँ से खराब हुआ है, ऊपर से खराब हुआ है, साइड वाइज खराब हुआ है, नीचे से खराब, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। सिंपल। तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए मुझे दो चीज़ की जरूरत पड़ी ना। एक तो बताओ, मैंने बोला एक बॉडी पे फोर्स लगा, वो चलने लगा, तो मैंने बोला बॉडी पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, इसलिए फोर्स फैक्टर। समझ में आया? चल आगे हम्म बढ़ना। Let us consider Let us consider some example. To open a door, some to open a door, someone has to pull it.
To अच्छा। throw a ball upward, one has to give it an upward push. A, a boat moves in a floating river without anyone rowing it. To pull a ball lying on a floor, we have to push it. From these examples, it is clear that some external agency is needed to provide force to change the motion of the body. पहले ही बता दिया ना, किसी के Hmm. मोशन में चेंज करना मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज करना। और मैंने पहले ही बता दिया, जब जब किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज होगा मतलब फोर्स लग रहा है। क्या मैं उल्टा बोल सकता हूँ, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द वेलोसिटी। किसी की बॉडी हाँ का वेलोसिटी चेंज करना है, फोर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई हाँ बॉडी खुद से अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकती ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डन है यहाँ तक, चलो आगे। अब देखते हैं इनर्शिया, अब देखते हैं फोर्स क्या क्या कर सकता है। पढ़ना आगे क्या लिखा हुआ है। we may now summarize as force is an entirely entity which when applied on a body changes or tends to change a body's state of rest, सही है, second state of uniform motion, सही है। third change direction of motion, fourth shape. फोर्स का इतने सारे इफेक्ट है, ये तीनों इफेक्ट किसमें आ Hmm. गए, वेलोसिटी वाले में आ गए ना। ये कहीं ना कहीं हाँ वेलोसिटी से रिलेटेड है, लेकिन ये किससे रिलेटेड है, इलास्टिसिटी चैप्टर से रिलेटेड। इलास्टिसिटी में हम बात करेंगे, ठीक है। चलो आगे में चलें, चलो जल्दी से आगे पढ़ना, फिर बात करेंगे। अब इसमें बहुत सारे फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एनएलएम चैप्टर में बहुत सारे, देखो फोर्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रिंग फोर्स, टेंशन, बहुत सारे फोर्सेस हैं। तो और सारे फोर्सेस को जानना इसलिए ज़रूरी है, वरना तब तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। चलो पढ़ना आगे क्या लिखा हुआ है। In all of these examples, the external agency of force is in contact with the object, and hence we say this is contact force. In simple language, we say that those force which result when the two interacting objects are perceived to be physically contacting each other is known as contact force. Example: muscular force, frictional force, tension, viscous drag, etc. But in some example, like a magnet attracting an iron nail, a pen when dropped from hand accelerate downward, a comb when rubbed with your dry hair attract bits of paper when kept near it. The external agency is not in physical contact with the interacting object through the effect of though the effect of force is present. These force which result without any physical contact is known as non-contact force. Example: magnetic force, gravitational force, electrostatic force, etc. अब देखो, जब हमने फोर्स को दो पार्ट में तोड़ दिया है समझाने के लिए, कैसे तोड़ा है तो वो दो पार्ट में फोर्स को सुनना। देखो कभी कभी क्या होता है ना, फोर्स दो तरीके से काम करता है, एक तो कांटेक्ट करके, एक तो नॉन कांटेक्ट। सर क्या होता है, देखो एग्जाम्पल बताओ। मुझे एक बात बताना, मेरे हाथ में पेन है, अगर इस पेन पे मुझे फोर्स लगाना है तो मैं हाथ का यूज़ करूँगा ना, हाँ मेरा हाथ, तो ये वाले फोर्स का नाम क्या है, कांटेक्ट फोर्स में आएगा। अब देखो कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम, मतलब ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी पे लगता है लेकिन थ्रू किसके, टच करने पे, कांटेक्ट करने पे। क्या क्या ऐसे एग्जाम्पल है, muscular force, बिल्कुल ना, frictional, फ्रिक्शनल। जब तक किसी, tensor. हाँ, जब तक किसी बॉडी पे फ्रिक्शन अपना नहीं टच करेगा तो इस बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा सकता। फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स क्या, स्ट्रिंग का फोर्स, जब तक कोई किसी को मैं स्ट्रिंग से बांध ना लूँ तब तक उस पर मैं टेंशन फोर्स नहीं लगा सकता हूँ। विस्कस ड्रैग क्या है, देखो जब तक एयर मेरे कांटेक्ट में ना आ जाए तब तक वो मेरे पे एयर फ्रिक्शन नहीं लगा पाएगा, राइट। तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जो विदाउट टच किए फोर्स लगाता है। जैसे देखो बताओ, ग्रेविटी कहाँ से ओरिजिन होती है, सेंटर से ओरिजिन होती है ना। और मैं हाँ तो अर्थ पे बैठा हुआ, बताओ क्या ग्रेविटी ने मुझे टच किया, नहीं बट स्टिल मेरे को फोर्स लगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल है नॉन कांटेक्ट। दूसरा देखो, ये दोनों चार्ज पार्टिकल दूर रह के भी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं ना, अगर लाइट चार्ज को रिपेल करेंगे ना,
यहाँ पे रखा और फिर भी एक दूसरे पे लोग फोर्स लगा रहे हैं, लोग टच किए एक दूसरे को नहीं किया ना, बट स्टिल एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं। इसका एग्जांपल है ये नॉन कांटेक्ट फोर्स। समझ में आया? non-contact तो force. क्या क्या एग्जांपल है नॉन कांटेक्ट के? मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। याद रहेगा? Hmm. तो मैंने न्यूटन का पहला लॉ तो पढ़ा दिया था, रिमेंबर न्यूटन का पहला लॉ किधर गया? क्या था न्यूटन का फर्स्ट लॉ? सबसे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, पढ़ना क्या लिखा न्यूटन का फर्स्ट लॉ? क्या लिखा पढ़ना? Every body continues to be in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled by some external force to act क्या otherwise. है इसका सिंपल मतलब? क्या है आर्या? क्या है सिंपल मतलब? बताना जरा। जो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगा. तो जब तक कोई बाहर वाला आके कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स में लग जाए, राइट? सही बात है Hmm. ना? अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है फिर? पढ़ो न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ना। From our discussion about momentum, it is confirmed that the product of mass and velocity is very basic to the effect of force on motion. We may say that if a force of some same magnitude is applied on two bodies, one light and other heavy for certain interval of time, then the lighter body will acquire high speed than the heavier one. However, our observation show that both the body acquire same momentum at the end of time interval. From this we may get an idea about the Newton's second law of motion, and for now we may say that the same force for same interval of time cause the same change in momentum for bodies of different masses. So far in all our example, only change in magnitude of momentum is considered. We have not considered the change in direction. To अभी verify whether the force is required to change the momentum by changing its direction and keeping its magnitude constant, let us take an example that if we rotate a stone tied with a string at uniform speed, then the magnitude of momentum remains the same, but its direction changes. मेरी बात सुन, देखो इसमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, मेरी बात सुनो। देखो ये क्या बोल रहा है, एक 5 ग्राम का ऑब्जेक्ट था, एक 5 ग्राम का ऑब्जेक्ट और एक 5 किलो का ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना? Hmm. मैंने दोनों पे सपोज एक एक न्यूटन का फोर्स लगाया, मतलब इक्वल फोर्स लगाया, राइट? कितने सेकंड के लिए लगाया? 2-2 सेकंड के लिए। तो अब मैं अगर मैं किसी छोटे बच्चे से पूछूं कि बताओ ज़्यादा स्पीड किसका चेंज होगा? वो 5 ग्राम का. सही बात। छोटा सा 5 ग्राम का है, 1 न्यूटन, उसके लिए कितना बड़ा फोर्स है, ज़्यादा स्पीड चेंज होगा। सही बात है, लेकिन एक बात याद रखना, इन दोनों का मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो सेम होगा। मोमेंटम चेंज का मतलब इसका फाइनल मोमेंटम माइनस इसका इनिशियल मोमेंटम वो निकालना, और इसका फाइनल मोमेंटम माइनस इसका इनिशियल मोमेंटम वो निकालना, दोनों क्या होगा? सेम होगा। ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है। दो डिफरेंट बॉडी के मासेस पे सेम फोर्स सेम टाइम के लिए लगाया तो क्या सेम होगा? वेलोसिटी सेम नहीं होगी, दोनों की स्पीड दोनों की सेम नहीं होगी, तो सेम क्या होगा? मोमेंटम में जो चेंज है वो दोनों का सेम आएगा। और इसी के बेसिस पे न्यूटन का पता है सेकेंड लॉ क्या बनेगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का मतलब मैंने बताया था टाइम होता है। Hmm. तो न्यूटन का सेकेंड लॉ से यही फॉर्मूला बनेगा, फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाता हूँ तो एक के आता है,
पूरी फिजिक्स में जब भी तुम लोग प्रपोज इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है ना। अगर हाँ देखो हाँ, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी लिख देता हूँ एक बार देखो, मैं जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूँ कांस्टेंट के आता है। अब तुम लोग याद रखना यहाँ पे कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी होती है, 1 कितनी होती है, 1। तो मेरा फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाता है, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा। समझा। हाँ ये तो आगे बताऊंगा कैसे आया है, इसका तो रिमेंबर दिस। ओके, तो दोनों का मोमेंटम में चेंजेस सेम आता है, ठीक है ना। अब ये क्या लिखा हुआ स्ट्रिंग हम्म, वाला, ये देखने का स्ट्रिंग वाला काम क्या है क्या। देखो अब जो मैंने पढ़ा है वो वही लिखा, देखो मैंने तो कुछ कर दिया। देखो ये पढ़ो, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ो। all of the above facts are stated by Newton in his second law of motion as the क्योंकि क्या rate है, of change of momentum of a हाँ, body is directly proportional to the applied force and it takes place in the direction in which the force acts. क्या बोला है इसमें, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा डी को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई ऑन इट। और दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, देखो याद रहेगा। तो अगर हाँ किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा उस पर आपने कितना फोर्स लगाया। मैंने बताया था ना, के का वैल्यू 1 होता है, ओके। हाँ और ये मोमेंटम का जो चेंज, जो मोमेंट देखो मोमेंटम वेक्टर है, तो चेंज इन मोमेंटम भी वेक्टर है। तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम जो है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, समझ में आया। बस ये हम्म याद रखना, जिस डायरेक्शन, देखो उल्टा भी पढ़ सकते हैं, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उस डायरेक्शन में मोमेंटम का रेट चेंज भी होगा। गॉट इट। हम्म मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। अब देखते हैं, अब देखो चीज़ बताता हूँ, आज अभी मैं प्रूव करूंगा ये एफ इजिकल टू एम ए कहाँ से आया। अच्छा बताना, फोर्स का डायरेक्शन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है या अलग अलग है। हाँ फोर्स का डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है या अलग अलग है इस फॉर्मूले में। सेम है। अब देखो कैसे देखो मैं कैसे पता करता हूँ। देखो फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में कोई नेगेटिव साइन नहीं है बीच में, तो नेगेटिव साइन में इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। इन द सेम में यही लॉजिक लगा दो, फोर्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बीच में कोई नेगेटिव साइन है क्या, नहीं है, इसलिए डायरेक्शन सेम है। तुम लोग जब पढ़ोगे दूसरा चैप्टर, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव आ जाएगा ना, ये नेगेटिव क्या बताता है, फोर्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम दोनों का डायरेक्शन, डायरेक्शन अलग है। अब तो अलग नहीं, अपोजिट है, अच्छे से बोलना है। अब डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, याद रहेगा। हाँ तो एस एच एम पढ़ेंगे तो वहाँ पे एफ इजिकल टू के एक्स का फॉर्मूला पढ़ेंगे, एफ इजिकल टू माइनस के, इसका मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, याद रहेगा। हाँ चलो अब मैं क्या बोला मैंने, एफ इजिकल टू एम ए, मुझे प्रूव करके दिखाओ कहाँ से है। तो मैंने बोला ठीक है, तो बहुत आसान है। कैसे बहुत आसान है, तो सुनो, मुझे एक बात बताना, क्या मैंने अभी भी न्यूटन के सेकेंड लॉ से ये फॉर्मूला पढ़ा, हाँ राइट। लेकिन मोमेंटम क्या होता है, एम वी, एम वी होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन मास तो कांस्टेंट होता है ना। तो बाहर आ गया, बताओ वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन से क्या मिलता है, क्या मिलेगा, आगे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन ना, हाँ एक्सेलरेशन मिलेगा, तो सोचना नहीं है, मिल गया, एफ इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन। समझा कैसे है फॉर्मूला ये, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया,
ये फॉर्मूला आया है न्यूटन्स के सेकेंड लॉ। समझा? कुछ पूछना है आगे? पूछना? नहीं, समझ गए। हाँ तो वही था। देखो ये लोग ने सबसे पहले ये लिखा, फिर लोग ने मतलब कांस्टेंट के बनाएंगे, और व्हाट आई टोल्ड यू कांस्टेंट के की वैल्यू 1 होती है, तो ये बन जाएगा। बस मोमेंटम की जगह पी की जगह एम भी लिख दूंगा मैं। अब मास तो कांस्टेंट होता है, मास बाहर आ गया, तो डी वी बाई डी हम्म क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो बन गया एफ इज। समझ में आया? हम्म तो देखो फाइनली लोग ने यही बनाया। चलो हाँ ये सब चीज़ ना याद होना चाहिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो 2 मिनट देना मुझे, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है ना? पढ़ाता हूँ, 1 मिनट देना। 1 मिनट। ठीक है, बंद कर दो। चलो तो समझ में आ गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कहाँ से आया? न्यूटन के सेकेंड लॉ से। चले हम्म रीड करना आगे क्या लिखा हुआ है। चलो रीड आगे। हाँ We conclude that a net force acting on a body causes the body to accelerate in the same direction as the net force. If the magnitude of the net force is constant, then so is the magnitude of the acceleration. For any given body, the magnitude of the acceleration is directly proportional to the magnitude of the unbalanced external force acting on the body. By wrapping up all these relationships and result in a single concise statement, we may also state Newton's second law of motion as: if the unbalanced external force acts on a body, the body accelerates. The direction of acceleration is same as the direction of net force. क्या सीखा? ये एफ फोर्स नहीं है, नेट फोर्स है। तो क्या बोलेंगे? अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स लगेगा तो उस बॉडी में क्या आ जाएगा? एक्सलरेशन। याद रहेगा? हाँ तो इफ दी अनबैलेंस बोलो या नेट बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। इफ दी नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, द बॉडी एक्सलरेट। और बॉडी की एक्सलरेशन से क्या क्या हो सकता है? द डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन। हाँ वो गया। अब क्या बोला दूसरा? तो सर आपने बताया फोर्स किसी बॉडी पे लगता है तो उसमें एक्सलरेशन आता है। कैसे आता है? क्योंकि आपने तो अभी जो फॉर्मूला पढ़ा है एफ इज इक्वल टू एम है।
अब डायरेक्शन पूछ लो डायरेक्शन। फोर्स का डायरेक्शन एंड एक्सलरेशन का डायरेक्शन विल बी सेम ना, समझ में आया? हाँ। चले आगे देखो। अब ना इन लोग ने कुछ बुलेट्स में कुछ पॉइंट सिखाए हुए, तो चलो बुलेट्स पॉइंट को सीखते हैं हम लोग, ठीक है ना? चलो रीड करना। पहला क्या है बुलेट्स पॉइंट, अर्शिता रीड कर रहे हैं। If force equals to zero, then by second law it implies that acceleration is zero. This means that second law is obviously consistent देखो, with the first हाँ, law. देखो क्या बोल रहा है, अगर किसी बॉडी पे फोर्स जीरो है तो ये जीरो है, तो सॉल्व करने पे भी एक्सलरेशन जीरो आएगा ना। हाँ। और एक्सलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ वेरीफाई हो रहा है ना, कि जब तक किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगता तो बॉडी में एक्सलरेशन भी नहीं आता, और बॉडी में एक्सलरेशन नहीं आता तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आता, और वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन उस बॉडी में है। समझ में आया? हाँ। चलो नेक्स्ट बी वाला पार्ट, रीड बी। The second law of motion is a vector law. In component of the vector we have f vector equals to पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखो मेरी बात सुनना। जैसे क्या बोल रहा है, किसी बॉडी पे एक्सलरेशन लग रहा है ना, तो बॉडी के एक्सलरेशन को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, तो फोर्स को भी ब्रेक कर सकते हैं। ये आगे बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है ना? जैसे वेलोसिटी को ब्रेक किए थे ना, वैसे फोर्स को, देखो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ना। हाँ। चलो वही है और कुछ नहीं। मेरी बात सुनो, मैंने एक चीज़ बताया था प्रोजेक्टाइल में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उस डायरेक्शन का ही वेलोसिटी चेंज होता है, याद है ना? याद है? प्रोजेक्टाइल में एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी कभी चेंज ही नहीं है, क्यों? क्योंकि फोर्स इन एक्स डायरेक्शन वाज जीरो, याद आ रहा है? हाँ। जबकि प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी अबाउट वाई डायरेक्शन चेंज हो रही थी ना, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑन वाई डायरेक्शन जीरो नहीं था, कुछ ना कुछ था, याद आ रहा है? हाँ। तो वो बताने की वही कोशिश कर रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज होगा। चलो रीड करना क्या लिखा हुआ है। This implies that if a force is applied at some angle to the velocity of the body, then only the component of velocity along the direction of force is changed. The component of velocity normal to the force remains unchanged. हाँ, याद रहेगा, जिस हाँ। डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उस डायरेक्शन की ही वेलोसिटी चेंज होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है उसमें चेंज नहीं होगी। समझ में आया? तो द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नॉर्मल टू द फोर्स रिमेन, क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट जीरो आता है। समझ में आया? चलो आगे, कुछ डाउट है यहाँ पे? हाँ। नहीं। चलो तीसरा। The equation F equals to ma is applicable to a single point particle. Only net external force is considered on the system. For system of particle or a rigid body, any internal force in the system are not to be included in force. देखो मेरी बात सुनो, किसी बॉडी में जो एक्सलरेशन आता है ना, वो खुद के अंदर के फोर्स के कारण आता है या एक्सटर्नल फोर्स के कारण आता है? External force बस के वो वही कारण। बता रहा है कि जब आप किसी बॉडी का एक्सलरेशन के बारे में बात करो या फोर्स के बारे में बात करो, तो आपको किस फोर्स को कंसीडर करना है? External force. ओनली नेट एक्सटर्नल फोर्स को आप कंसीडर करो सर। एनी इंटरनल फोर्स इन द सिस्टम आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन एफ, क्योंकि एफ मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है? हाँ। फोर्थ पार्ट, The acceleration of a particle on a point and at a certain instant of time is determined by the force of that point and at that instant. The देखो इसमें acceleration is independent of the history of motion. क्या बोल रहा है पता है? अगर किसी बॉडी का अभी एक्सलरेशन हो रहा है ना, तो इसको फोर्स को ये लेना देना नहीं है ना कि उसकी पहले वेलोसिटी कितनी थी। अच्छा एक बात बताना,
किसी बॉडी पे अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो उस फोर्स को मतलब है कि उसकी वेलोसिटी पहले कितनी थी? नहीं ना। नहीं। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? उतने का बढ़ा दूंगा मैंने बताया था ना, कोई भी हाँ ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर कितनी भी स्पीड से गिरे, हर सेकंड उसमें से 10 का मुनाफा होगा। क्यों? क्योंकि उसको मतलब नहीं है ना पहले कितनी थी। उसका काम क्या? एक्सेलरेशन का मतलब हर, देखो तुमको बताया था ना, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? हर सेकंड 10 ऐड करूंगा अगर मैं नीचे जा रहा हूँ, और हाँ हर सेकंड 10 घटाऊंगा अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है। मतलब था क्या उसको नीचे से कितना फेंका, ऊपर से कितना फेंका? तो यही है। नहीं। डन है। अब देखो हम लोग ना यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में बात करते हैं। यूनिट, देखो मोमेंटम का तो यूनिट मैंने बता दिया ना। मोमेंटम का यूनिट क्या था? हाँ सर आपने बताया मोमेंटम होता है मास केजी इन, मीटर पर सेकंड। हाँ इसका मोमेंटम निकालना आसान था, के जी मीटर पर सेकेंड। चलो बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या होता है? के जी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों को मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा? के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? इसको बोलते हैं हाँ एसआई यूनिट ऑफ दी फोर्स। सीजीएस यूनिट क्या होता है? सुनो वो भी बताता हूँ। वेट एक सेकेंड बताता हूँ सीजीएस यूनिट। एक कलर और लेता हूँ फिर बताता हूँ। सुनना मेरी बात, देखो ये तो एसआई यूनिट है ना। सीजीएस कैसे निकालेंगे बताओ? सीजीएस यूनिट निकालना बहुत आसान है। देखो तुम लोग को एसआई पता है ना, सीजीएस कैसे हाँ निकालते हैं? केजी का सीजीएस में होता है ग्राम, ग्राम। राइट। मीटर का होता हाँ है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेकेंड का सेकेंड। तो सेकंड सीजीएस यूनिट क्या आया? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। याद रहेगा? स्क्वायर पर सेकेंड ना, याद रहेगा? पर सेकंड स्क्वायर ना। आई एम सॉरी, हाँ पर सेकेंड स्क्वायर, राइट राइट, पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, पता है एग्जाम में कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा चल डाल, हाँ एग्जाम में पता है कभी कभी क्या होता है, वो लोग रिलेशन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि सीजीएस यूनिट जो आपने बोला, देखो सबको पता है ए के जी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन बोलते हैं ना। हाँ और 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? डाइन। सर में पता है कि नहीं पता है? ये वाला नहीं पता देखो था। ये रिलेशन होता है, तो इसको बोलते हैं 1 न्यूटन एसआई वाले को। और सीजीएस के इस यूनिट को क्या पढ़ते हैं सब लोग? क्या पढ़ते हैं? डाइन ना। एग्जाम में फिर क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, फिर बता दो रिलेशन। तो क्या पूछा? 1 न्यूटन एंड 1 न्यूटन कितना डाइन होता है? समझा क्वेश्चन? हाँ चलो डिराइव करते हैं। डिराइव कैसे करेंगे देखो बताओ। 1 न्यूटन का मतलब ये होता है ना आर्या, बताना हाँ 1 केजी में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। हाँ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 100। और अब देखो यूनिट सबको साइड में कर दो। कर दिया साइड में, तो बताओ 10⁻³ एंड 10⁻², 10⁻5 बन गया ना। हाँ और ये क्या हो गया? डाइन ना। हाँ डन है डाइन, बस बन हाँ गया ना। 10 क्या फाइनल रिलेशन क्या बना? 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁻5 डाइन। कैसे आया? इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? सीजीएस में। और में सारी चीज़ों को पास पास कर दिया था। तो क्या फाइनल वाला इक्वेशन क्या बना? 1 न्यूटन होता है 10⁵ टाइम। याद रहेगा? हाँ याद है? अब देखो, अब इसको ना भी और ब्रेक करेंगे कि हम लोग को और सीखने मिले। देखो देखो तुम लोग को मैंने सब, पहला फॉर्मूला क्या बताया मैंने? फोर्स जो होता है
वो होता है रेट। देखो कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये भी सही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये भी सही है। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, ये तब यूज़ करते हैं जब टाइम इंटरवल बड़ा हो, और ये तब यूज़ करते हैं जब टाइम इंटरवल छोटा हो। तो मैं बताऊंगा इस फॉर्मूले का यूज़ हम लोग तब करेंगे जब मुझे मोमेंटम टाइम के टर्म में दिया हो, ऐसे टर्म में, तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ठीक है, हाँ हमें ये फॉर्मूला इसके लिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। और हाँ ये कब यूज़ करूँगा? जब टाइम इंटरवल बढ़ा हो, कि 5 सेकंड में ये था, 6वें सेकंड में ये हो गया, तो बताओ फोर्थ। अब मेरी बात को पहले क्या बताया, इसी से मैंने क्या बना के निकाल दिया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, ये फॉर्मूला मैंने बना दिया ना, राइट। हाँ फिर अब मुझे कोई बताएगा एक्सलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम ना, हम्म होता है, होता है ना। अब बताओ, एक हाँ फॉर्मूला एक और जनरेट हो गया। अब मुझे कोई बताएगा एम को अगर अंडर मल्टीप्लाई करो तो ये एम बी माइनस एम यू हो गया कि नहीं हो गया? हाँ बताओ ये एम बी क्या है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल मोमेंटम ना। और मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम होगा, समझा? हाँ तो ये क्या हो गया? पी एफ मतलब फाइनल मोमेंटम, और पी आई मतलब इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। तो क्या मैं बोल सकता हूँ चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम? तो मतलब मैं, अब मैं देखो, मैंने इससे ये डिराइव किया था ना, अब मैं उल्टा करके वापस ये ले आ गया, समझा? यही बताने की हाँ कोशिश करता, इंटर कन्वर्जन से करता। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में ये सब अगर लिखने आता है ना, तो एग्जाम पे क्वेश्चन बनते हैं। फिर समझ में आया? हाँ अब मेरी बात सुनो, यहाँ तक तो सबको पता था, ये सबको पता था, ये पहला वाला सबको पता था। फिर मैंने इससे ये लिखना सिखाया, फिर मैंने करके ये ले आ गया, नॉट एन इशू। अब मुझे बात बताना, तो उसकी जरूरत भी नहीं, तुम लोग ये वाला यूज़ करो। देखो, अच्छा कोई पूछे किसी पे फोर्स ज़ीरो लगा, तो बताना यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दो तो ये ज़ीरो हो गया ना, और टाइम यहाँ पे हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर ज़ीरो हो जाएगा, मास डिवाइड हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो इज इक्वल टू वी माइनस यू होगा ना, तो v इज इक्वल टू यू होगा, राइट? हाँ समझा कि नहीं समझा रहा है, बताना। हाँ समझा। तो ये ज़ीरो था, इसमें टाइम मल्टीप्लाई ज़ीरो, मास मल्टीप्लाई ज़ीरो, तो ज़ीरो क्या हुआ? ज़ीरो इज इक्वल टू वी v इंटू यू, इक्वल टू तो जीरो मतलब इनिशियल मतलब स्पीड। हाँ, u। और सच्ची बात तो है ना, किसी बॉडी पे जब फोर्स नहीं लगता है तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी सेम ही होती है ना। हाँ तो वही बताने की कोशिश कर रहा है, बार बार वो लोग वही सिखाने की कोशिश कर, जो कि हम लोग को पहले ही पता है। किसी बॉडी पे अगर फोर्स नहीं लगता है तो इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है। ये अच्छा बात बताओ, नहीं बात बताने की जरूरत नहीं, तो समझ। हाँ, डन है, वहाँ तक डन है। हाँ चलो रिजल्टेंट फ्लो की जरा देखो। अब एग्जाम में कभी कभी क्या आता है कि एक बॉडी पे ना, देखो इस बॉडी पे 4 फोर्स लग रहे, राइट? तो मैंने बोला कि बताओ उस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स कैसे लग रहे हैं। तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं कैसे लिखूं, क्योंकि ये वेक्टर है, इसको तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ ना, रिजल्टेंट फोर्स या फिर नेट फोर्स होगा F1 प्लस F2 प्लस F3, ये गलत हो जाएगा ना। क्यों? हाँ क्योंकि ये तो हम लोग किसके लिए लिखते हैं? अगर फोर्स स्केलर होता तो फोर्स तो वेक्टर है, तो वेक्टर फॉर्म में हाँ क्या बता देंगे उसको? आप ऐसा लिख दो सर। सॉल्व कैसे करेंगे वो बात की बात है, आप ऐसा लिखो सर, वेक्टर वेक्टर की फॉर्म में लिखो। समझ में आया? हाँ ये तो लिखना आना चाहिए, सॉल्व करना अलग चीज़ है। अब यू विल थिंक सर सॉल्व कैसे करेंगे, ये इधर है इसका, वो सिखाऊंगा, ये इधर है कंपोनेंट लेंगे, इसका कंपोनेंट लेंगे, कैंसिल करके माइनस, तो आगे की बात है, लिखना सिखा रहा हूँ कि क्योंकि फोर्स वेक्टर है तो हम लोग को वेक्टर नोटेशन में रिजल्टेंट फोर्स लिखना आना चाहिए। सोचो अगर फोर्स खिलाफ होता कितना आसान होता ना निकालना, ये 2 न्यूटन, ये 3 न्यूटन, ये 7 न्यूटन, 10 न्यूटन, सीधा ऐड करके बोलते नेट फोर्स इतना होता।
बट ये 2 5 7 9 है ना, इसको सॉल्व करना बहुत टीडियस काम है, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर मैथमेटिक्स लगेगी, राइट? समझ में आया? हाँ रिजल्टेंट फोर्स लिखते कैसे हैं? वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लोग ने बात कर ली रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। चलो कुछ बातें करते हैं बैलेंस फोर्सेस पे। अब बैलेंस फोर्स सुन के एक चीज़ दिमाग में बत्ती ये जल गई, बैलेंस फोर्स का मतलब ये होगा क्या सारे फोर्सेस आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं? हाँ तो नेट फोर्स जीरो होगा, राइट? हाँ। डन है। अब चलो रीड करना, बस समझ में आएगा। When a number of forces acting simultaneously on a body do not bring about any change in its state of rest or of uniform motion along a straight line, then the force acting on the body are said to be balanced forces. In this case, different forces acting on a body give zero resultant. Balanced forces do not produce any acceleration. When different forces acting on a body gives a zero resultant, then the forces are said to be balanced. For example, when two opposite forces having the same magnitude F act on a block placed on a smooth horizontal table, they fail to move the block. This is because the net force is equal to zero. Similarly, two opposite forces having the same magnitude cannot change the speed of a moving body. अब मेरी बात है, देखो बैलेंस का मतलब क्या होगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया, आज के बाद एग्जाम में बोले एक बॉडी पे बैलेंस फोर्स लग रहा है। बैलेंस फोर्स का मतलब ये होगा कि बॉडी पे नेट फोर्स जीरो, तो मतलब मैं ये जो इक्वेशन ऊपर बनाया था एफ नेट वाला, उसको मैं जीरो कर सकता हूँ ना? हाँ सही। मैं दो फोर्स की स्टडी कर रहा था, तो जीरो है, राइट? दूसरा और बचाने का तरीका क्या है, अगर कोई बॉडी पे फोर्स लग रहा है और बॉडी मूव ही नहीं कर रही, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जितने भी फोर्स लग रहे हैं सब आपस में बैलेंस है। हाँ दूसरा कंडीशन, अगर मैं बोलूँ किसी बॉडी पे फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन उसकी बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, उस पर नेट फोर्स जीरो है। हाँ क्योंकि मैंने बताया था फोर्स, अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स लगता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आता है। तो अगर मैं बोलूँ किसी बॉडी पे किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, नेट फोर्स जीरो है। और नेट फोर्स जीरो मतलब का फोर्सेस आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। समझा लॉजिक? हाँ बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया? नेट फोर्स। अच्छा हम लोग चेयर पे बैठे हैं, क्या मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है? नहीं। क्योंकि मेरे पे फोर्स लग रहा है, इसका मतलब हाँ मेरे पे एटलीस्ट दो फोर्सेस लग रहे होंगे जो आपस में दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। हाँ ग्रेविटी नीचे, यही देखो, यहीं से ना कंसेप्ट आया नॉर्मल का। साइंटिस्ट लोग को नॉर्मल का मतलब पता नहीं है पहले, वो लोग ने ये सोचा कि हम लोग अगर बैठे हुए हैं, मेरे पे ग्रेविटी लग रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अगर मेरे पे फोर्स लगा तो मेरे पे एक्सेलरेशन होना चाहिए था। मैं अगर रेस्ट में हूँ तो मैं चलना चाहिए था, मैं चल भी नहीं रहा हूँ, मैं आराम से बैठा हूँ। तो वो लोग ने वहाँ से कंसेप्ट निकाला नॉर्मल फोर्स। तो अगर मैं बैठा हूँ अपने चेयर पे, मुझ पर ग्रेविटी लग रही है, देयर शुड बी ए अदर फोर्स जो ग्रेविटी के अपोजिट लगेगा और ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा है। देखो वो अपोजिट कैसे लग रहा है, देखो यहाँ से आता भी है। बताओ, अगर मैं F1 और F2 को लिखूँ तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ? इसका मतलब क्या है, हाँ दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट अपोजिट होने डायरेक्शन। चाहिए और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। इक्वल का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम, और नेगेटिव का मतलब हाँ डायरेक्शन अपोजिट। समझ में आया? तो वही कंसेप्ट से नॉर्मल रिएक्शन का कंसेप्ट आया। तो बैलेंस फोर्स समझना बहुत जरूरी है एनएलएम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब सोचो अनबैलेंस फोर्स क्या होगा फिर? ऐसा फोर्स या ग्रुप ऑफ फोर्स जो मेरे पे एक्सेलरेशन लगा रहा हूँ या मेरी वेलोसिटी चेंज कर रहा हूँ, अनबैलेंस फोर्स होगा। चलो रीड करना, व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स? When a number of forces acting simultaneously on a body brings about a change in its state of rest
or of uniform motion along a straight line, then these forces acting on the body are said to be unbalanced force. In this case, different forces acting on body do not give zero resultant. If an unbalanced force is applied on the object, there will be change either in the speed or velocity or in the direction of its motion. Thus, to accelerate an object, an unbalanced force is required. क्या बोला? अगर कुछ फोर्स या फोर्स के ग्रुप किसी बॉडी पे लग रहे हैं और उसने बॉडी को चला दिया या उस बॉडी की वेलोसिटी को चेंज कर दिया, इसका मतलब वो फोर्सेस क्या थे? अनबैलेंस है ना उनका रिजल्टेंट। समझा? हाँ. इस क्वेश्चन से समझते देखो और सिखाने की कोशिश करेगा और सीखेंगे। चलो पढ़ना। When net force on the body is not equal to zero, then the body at rest start moving in the direction of resultant force. If F2 is greater than F1, अच्छा then पहले मेरी बात F2 सुनो। minus. अच्छा ये स्टेटमेंट सही है ना? अगर फोर्सेस हाँ. का नेट जीरो नहीं आ रहा है, मतलब फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो या तो बॉडी को वो चला रहा होगा या फिर रोक रहा होगा, मतलब एनी हाउ उसकी वेलोसिटी में चेंजेस ला रहा होगा। डन है ना? हाँ. डन है। अब पहला कंडीशन क्या है ना? टेल मी, ये आगे की तरफ लग रहा है पीछे की तरफ। अब बता ना, अगर F2 F1 से बड़ा होगा तो ये फोर्स इसे जीत गया तो ये आगे की डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन कितने फोर्स से ले जाएगा इसको? F2 माइनस F1 से ले जाएगा, राइट हाँ. ना? नेट फोर्स कितना होगा इस पे? F2 माइनस F1। समझ में आया? गॉट इट? हाँ. अगर हाँ ये F2 माइनस F1 तो बस ये बता रहा है किस डायरेक्शन में जाएगा और कितने फोर्स से ले जाएगा, वो तो माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस अपोजिंग है। समझ में आया? हाँ. तो ये अनबैलेंस फोर्स है ना? क्यों? क्योंकि इन दोनों का वैल्यूज सेम नहीं है। सेम होता तो बैलेंस कर लेते तो बैलेंस फोर्स होते। सिंस F2 F1 से बड़ा है तो देयर इज अ नेट फोर्स। F2 माइनस F1 कुछ वैल्यूज आ रहा है, नेट फोर्स आ रहा है, वो बॉडी को चलाएगा। चलो पढ़ना आगे। If F2 is greater than F1, then F2 minus F1 is greater than 0. As a result, the car accelerates in the direction of F2. So, the unbalanced force can produce the following effect. First, it can bring a body in motion. Second, an object maintain its motion under the continuous application of unbalanced force. Third, an unbalanced force can produce acceleration in the body. Fourth, an unbalanced force can change the direction of motion on the body. तो क्या क्या समझा? वही जो बताया वही वही है। ये आ रहा कुछ और बता रहा है ये जो हम लोग वही बोल रहा है। हाँ वही बार बार देखो, ये बार बार लोग क्यों रिपीट कर रहे हैं ना कि हम लोग के हाँ. दिमाग में एक चीज घुस जाए, एक चीज दिमाग में घुस जाए कि जब नेट फोर्स लगेगा स्पीड चेंज कर देगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा, डिफॉर्म कर देगा, रुका हुआ था चलने लगेगा। ये बताने की कोशिश कर रहा है बार बार। हाँ. चलो आगे। अब देखो कंपैरिजन, फिर से वही बात करेगा, कंपैरिजन बिटवीन बैलेंस एंड अनबैलेंस। पढ़ लेना फिर खत्म करते हैं उसको। देखते अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स का इफेक्ट क्या है। देखो अगर बैलेंस फोर्स है मतलब नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी रुकी हुई तो रुकी हुई रहेगी ना। हाँ. तो क्या लिखा हुआ है? इट डज नॉट चेंज दी, रोकी रहेगी, क्योंकि बैलेंस मतलब नेट फोर्स जीरो मतलब रुका है तो रुका रहेगा और चल रहा होगा तो चल रहा होगा। चलो अभी अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो क्या होगा? चलने लगेगा। हाँ. समझ में आया ना? इट विल स्टार्ट मूविंग। क्योंकि हाँ. अनबैलेंस है तो वेलोसिटी चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज करेगा मतलब कुछ ना कुछ स्पीड में चेंज आएगा। जीरो पे था, रुका हुआ था तो 1 2 5 या 10 हो गया होगा तो चल रहा है। चलो दूसरा। Moving body. हाँ In balanced force, it does not change the state of motion. If a body is moving with a constant velocity, then it will continue with the same velocity. In unbalanced force, it can bring about the change in the state of motion. It can bring a moving body to rest. इसमें तो सेम वेलोसिटी, क्योंकि बैलेंस है वेलोसिटी में चेंज नहीं कर सकता। ये अनबैलेंस है तो क्या हो सकता है? चल रहा होगा उसको और तेज कर सकता है,
स्लो कर सकता हाँ है तो रोक सकता है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज तो करना पड़ेगा, तो ये अनबैलेंस है। एक्सलरेशन की बात करें तो एक्सलरेशन तो ये प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो, बैलेंस का मतलब ही क्या होता है? नेट नेट फोर्स फोर्स जीरो। जीरो। तो जब जीरो फोर्स लग रहा है तो तो एक्सलरेशन भी जीरो। और यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सलरेशन होगा ना। रीड क्या लिखा हुआ है? हाँ, in balanced force, it cannot produce in any acceleration. In unbalanced forces, it can accelerate or deaccelerate the moving body. सही है ना? अनबैलेंस तो कुछ भी कर हाँ, सकता है, और स्पीड बढ़ा सकता है या स्पीड कम कर सकता है। चलो फोर्स शेप। shape. In balanced force, it can change the shape of अब मेरी it बात can सुन change the बात, shape of the body. बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं। बच्चों को लगता है अच्छा बात बताओ, ये फोर्स बैलेंस है ना, हाँ, लेकिन ये इसको पचका जरूर सकता है। एक्सलरेशन जीरो है लेकिन इसको पचका तो सकता है ना। तो हाँ, इस चीज को याद रखना, चाहे बैलेंस हो चाहे अनबैलेंस हो, डिफॉर्मेशन दोनों कर सकते हैं। बता, दो कार के बीच में कोई आ जाए तो वो क्या बोलेगा कि मैं मेरे साथ कुछ नहीं, एक्सलरेशन तो उस बंदे का जीरो है दो कार के बीच में, लेकिन उसको दबा जरूर देगा ना। याद हाँ. रखना यही है। तो दोनों में चेंजेस होंगे, बॉडी का शेप, डायरेक्शन। In balanced force, it cannot change the direction of the moving body. क्योंकि डायरेक्शन In चेंज हो गया तो unbalanced force, वेलोसिटी चेंज हो गई है। डायरेक्शन चेंज का हाँ, मतलब वेलोसिटी चेंज, मतलब फोर्स आ गया। फोर्स जीरो तो नो तो डायरेक्शन चेंज होगा, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा वेलोसिटी। velocity. हाँ। In unbalanced forces, it can change the direction of the moving body. हाँ, नेक्स्ट। Resultant force. In हाँ, balanced forces, resultant force is zero. In unbalanced forces, resultant force is not zero. डन है यहाँ तक? बता, कुछ डाउट है इसमें? अब जितना पढ़ाया मैं, नहीं. एक क्वेश्चन करें। चलो एक हाँ, क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन करते हैं, देखो मैं कराऊंगा एक दो क्वेश्चन, फिर तुम लोग करना। पहला क्वेश्चन क्या है? लेट अस कंसीडर टू फोर्सेस। कितने फोर्सेस? दो फोर्सेस, F1 F2 एक्टिंग ऑन ए बॉडी एज शोन ऑफ मास इतना शुरू। F1 F2 बॉडी पे लग रहा है, देखो वैल्यूज भी दे दिया है। कितना लिखा हुआ है? F1 की वैल्यू कितनी दी हुई? सब 10 न्यूटन ये है और 2 न्यूटन ये है, राइट? हाँ, वॉट विल बी द एक्सलरेशन? तो आज के बाद फॉर्मूला ये यूज करोगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। बताओ नेट फोर्स कितना होगा? 10 10 8 इधर Newton. है, 2 इधर है, अपोजिट में 8 न्यूटन। नेट फोर्स 8 न्यूटन, मास है 2 केजी, एक्सलरेशन निकालना है तो 8 अपॉन 2 कितना होता है? 4। 4. यूनिट के साथ 4, और डायरेक्शन क्या होगा? 4। ये जो ज़्यादा फोर्स है उसके डायरेक्शन में जाएंगे, तो क्या हाँ, होगा? मेरा एक्सलरेशन बॉडी का इधर डायरेक्शन में होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट? हाँ. क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। A bus starts from rest and moves down a hill with constant acceleration. The bus travels a distance of 4 meters in 10 seconds. If हम्म, mass of the bus is 5 metric ton, then what will be its acceleration and force acting on it? क्वेश्चन को पहले जो जो दिखा लिखते हैं, क्वेश्चन नहीं समझ में मैंने सिखाना, लिख दो जो जो दिया हुआ। तो सर ये क्या बोल रहा है? ए बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, 0. मूव्स डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कुछ तो है लेकिन कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन है। द बस हाँ, ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर चला गया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, ठीक है ना, मैं कांस्टेंट लिख रहा हूँ ब्रैकेट में। 400 मीटर चला गया सर ये 10 सेकेंड में। इफ द मास ऑफ ma- दी 5 मेट्रिक टन का मतलब होता है 5000 किलो, एक टन का मतलब 1000 किलो का, ठीक है ना। देन व्हाट विल बी द हाँ, एक्सेलरेशन एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना? हाँ, तो क्या मैं वो क्वेश्चन मोशन स्ट्रेट लाइन
फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ ना, हाँ राइट? तो बताओ एस दिया है, एस दिया है, टाइम दिया है, तो क्या मैं ये फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, हाँ तो क्या यहाँ से मुझे ए मिल जाएगा? देखो एस कितना दिया है, 400। 400। अभी वर्ड बहुत ये जीरो इंपॉर्टेंट हो है, जाएगा। कांस्टेंट इसलिए यूज कर पा रहा हूँ, मैंने बताया था ये फॉर्मूले सारे तब लगते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो ये 400, हाँ ये तो जीरो होगा, ये यू जीरो था, पूरा टर्म जीरो। हाँ, एक्सेलरेशन तो मुझे निकालना है, टाइम कितना दिया है, 10। 100। 100, एक्सेलरेशन कितना है, 4 इंटू 2, 8 आ गया ना? हाँ तो 8 एक्सेलरेशन आ गया। फोर्स पूछ रहे सर, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास कितना है, 5000 टन, एक्सेलरेशन है 8, 8 पंजे 40, तो कितना आ रहा है, 40,000 न्यूटन। समझा? हाँ। तो समझा तो मुझे फिर क्वेश्चन करके बताना है, फिर 6 वाला करके बताना जरा। हम्म। वन की आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताना। हाँ आ रहा है। चलो करना ट्राई, आ रहा है तो। पी एक काम करना, ये क्वेश्चन ना करके लाना, ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है हाँ ना? कल मोस्ट प्रोबेबली अपना क्लास 4 बजे ही है, मैं एक बार हर्षिता से पूछ लेता हूँ, अगर वो सुबह 6 बजे आने के लिए रेडी देन फाइन, वरना क्लास अपना 4 बजे रहेगा, ठीक है ना? चलो मैं हाँ इसका पीडीएफ भेज देता हूँ, पीडीएफ भेजता हूँ, सॉल्व करना, ठीक है ना? चलो कुछ डाउट है अभी? नहीं। चलो कल मिलते हैं, कल करते हैं, ठीक है ना? हाँ ओके देन, बाय बाय, मेरा भी दूसरा क्लास है, ठीक है ना?